कोशिश करूंगी कि जो ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है उसको 30 मिनट्स के अंदर अंदर रैप अप करूं ताकि यू कैन हैव द नेक्स्ट 30 मिनट्स फॉर डिटेल्ड क्वेश्चंस। तो एंड ब्रॉडली जो द पर्पस ऑफ ये जो 8 या 9 स्लाइड्स मैं आपको दिखा रही हूँ उनका ब्रॉडली पर्पस यही होगा कि नंबर 1, इफ यू आर स्टिल कंसिडरिंग a Fulbright scholarship, if you are considering a master's in education, तो आपको क्या चीजें सोचनी चाहिए। The second part is for people who have either already जिनको Fulbright grant मिल चुकी है लेकिन they're waiting for their placement, या फिर वो Fulbright के लिए apply करने लगे हैं, they want to apply to Harvard. So hopefully, this will be some of the questions will be answered in the presentation, but happy to answer them afterwards as well. So थोड़ा सा a little bit about myself. मेरी graduation degree जो थी undergrad degree, that was in economics and politics from LUMS. उसके बाद I worked for about 4 to 5 years, or my experience was primarily education related. So about a few months I worked in a small education foundation जो कि कुछ villages in Punjab, so they had adopted government schools. मैंने उनके साथ काम किया, फिर थोड़ा सा ब्रिटिश काउंसिल के साथ, और उसके बाद मेरा ख्याल है जो मेरा सबसे डेफिनेटिव एक्सपीरियंस था एजुकेशन में वो पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्रोग्राम के साथ था, जिसके अंदर बेसिकली आई स्टार्टेड ऑफ एज अ फील्ड ऑफिसर कह लें या फील्ड डिविजनल फील्ड कोऑर्डिनेटर, जिसमें मेरे पास लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा और कसूर ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू एन एजुकेशन रिफॉर्म एफर्ट। उसके बाद और इस सब के दौरान भी आई थिंक मेरे दिमाग, जब मैं ग्रेजुएट की थी लम से, तब मेरे जहन में था कि आई वांट टू परस्यू अ मास्टर्स डिग्री, लेकिन एट दैट पॉइंट आई थिंक मेरा इंटरेस्ट जो था वो इतना शार्पन नहीं हुआ था। तो मैंने यूके के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया जो इस तरह के प्रोग्राम्स थे, डेवलपमेंट स्टडीज एक्सेट्रा, और अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन होता रहा, बट आई नेवर गॉट फाइनेंशियल एड इन एटलीस्ट इनफ I didn't have the means कि मैं खुद अपनी education finance कर सकूं. So I tried, and the places I applied in the UK, I was not able to get, financial aid, enough financial assistance. And then, after a little ways down the road, by 2017, मुझे थोड़ा सा sense आनी शुरू हो गई थी कि मुझे education में क्या पसंद है. So for example, मैंने ये पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्रोग्राम में आई वर्कड ऑन टेक्स्ट बुक्स जो बच्चों की होती हैं ग्रेड्स 1, 2 और 3 की, एंड आई रियलाइज्ड कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो बच्चों की लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा है, और पॉलिसी के अंदर भी थोड़ा वाइडर इंटरेस्ट है, बट एजुकेशन एंड लर्निंग स्पेसिफिकली इज समथिंग दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, इवन दो आई डोंट हैव फॉर्मल टीचिंग एक्सपीरियंस, मैंने कभी किसी स्कूल में फॉर्मली जाके पढ़ाया नहीं है. So at that point I started applying for the Fulbright. And my obviously थोड़ी सी लंबी जर्नी होती है जो आप लोगों में से जो familiar नहीं है with the Fulbright cycle. So for example, जो Fulbright अब 2021 में announce हो रही है February में, 2021 मई में वो close उसकी होंगे, so basically जो applications होंगी वो close होंगी. But आप 2022 में, if you are successful, you will start your degree in 2022. So it's a slightly longer process. Anyway, I received the scholarship, and मेरी basically scholarship, आप जब आप अप्लाई करते हैं फुल ब्राइट में तो आप कुछ 3 या 4 प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम एक्सेट्रा, आप अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं. सो मेरी प्रेफरेंसेस, एक कोलंबिया में टीचर्स कॉलेज था, एक हार्वर्ड था, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का एजुकेशन प्रोग्राम था और एक स्टैनफोर्ड था. Alhamdulillah, got into them, but eventually decided on Harvard, and we can talk about that if you have questions. और उसके बाद फिर I graduated in May 2019 with a master's in education, जिसको EDM कहते हैं, और मेरा EDM था learning and teaching में. और उसके बाद से I've been, because of the nature of my work and interest, जो कि instructional design में बहुत ज़्यादा है, तो I've been working as a consultant on different short term projects. मैंने इदारा तालीम व आगाही जो कि पाकिस्तान की एक काफ़ी लीडिंग एनजीओ है, उसके लिए उनके लिए एक प्रोजेक्ट्स किए ऑन लाइफ स्किल्स. इसके साथ साथ जो पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्रोग्राम 3 है, इट्स अ वेरी लार्ज गवर्नमेंट स्कूल्स का सपोर्ट प्रोग्राम, उसके लिए मैंने कुछ टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह डिज़ाइन किए. देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जनरेशन दैट वर्क्स ऑन स्किल डेवलपमेंट, तो उनके लिए मॉड्यूल डिज़ाइन. सो आई डू कंसल्टिंग नाउ फॉर एज एन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर. Or that's a picture of me right outside the Harvard campus on the last day of classes. Really quickly, thoda sa about Harvard University, which might be useful for some of you.
So कुछ जो यहाँ, even though they have 12 schools or specializations, there's some that you might want to hear about more. One is the business school, best known for its MBA, obviously. Harvard Kennedy School है जिनका Masters in Public Administration, I think that's what it's called. तो MPA है जो, excuse me, बहुत which is well known. Harvard Law School है जिनका Masters in Law जो है, that's very well known. And there were I think 2 people जो मेरे साथ, मेरे cohort में, जो कि LLM कर रहे थे from Pakistan, and one of them was on a Fulbright scholarship. Then there is Harvard Graduate School of Education, जहाँ मैं गई थी, which is specific to only education related degrees. There is the Chan School of Public Health, जो कि Masters in Public Health और Masters in Health and Community Management करवाता है, और Divinity School है जो कि Religious Studies करवाता है. But you can go to the Harvard website and see all of these schools, all the programs that they offer. So that's just a little bit. और also Harvard जो है, मैं इधर आगे थोड़ी सी कुछ चीजें बोलूंगी that might confuse you. So Harvard is situated या located in Cambridge. This is not the Cambridge जो England में, of course. So Cambridge is just the town, या आप शहर तो नहीं कहेंगे, but yeah, the town जहाँ Harvard situated है. So I will sometimes refer to it, so in case it confuses you. और वो जो Cambridge है, that's a part of Massachusetts, which is the state, and Boston is the main city जहाँ जिसके साथ लिंक है. अच्छा, अब about the Harvard Graduate School of Education. So since I graduated, उस साल ये they were doing a revamp of their degrees. So उन्होंने कुछ change किए हैं. Basically उनके पहले they used to have like 12 degrees or something. अब उन्होंने उनके नाम change करके उनको थोड़ा consolidate कर दिया है. So basically आपके पास 4 options हैं degree programs की. अगर आप, and apologies, I will only speak to the masters because there is an EdD, which is a doctorate in education, and then the PhD program as well. Lekin I don't have any, like I don't have relevant information about it, so you may have to do your own research for this. So 4 education EDMs आपको मिलेंगे. Number 1 is education leadership, organizations and entrepreneurship. ये यूजुअली उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो फॉर एग्जांपल या तो अपना एजुकेशन स्टार्टअप रन कर रहे हैं, या कोई अपना स्कूल रन कर रहे हैं, या फिर they want to be so this is ideally for people who want to become sort of school principals, let's say, or work in an organization जैसे कि कोई भी एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी या बड़ी स्कूलिंग चेन हो गई. सो थोड़ी मैनेजमेंट साइड इसमें ज़्यादा है. And you can also sort of think about, अगर पाकिस्तान तो खैर ऐसे नहीं होता, अमेरिका में काफ़ी कॉमन है कि अगर आप एक जो पब्लिक स्कूल्स का डिस्ट्रिक्ट है उसको मैनेज कर रहे हैं, तो ये वाली डिग्री उन लोगों के लिए इज वेरी वेल सूटेड. जो दूसरी है, दैट इज एजुकेशन पॉलिसी एंड एनालिसिस. This is for, like the name says, it's for people who are interested in making education policy. For example, things like अच्छा अगर एक मुल्क में बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, एनरोल नहीं हो रहे जितना होना चाहिए, तो क्या पॉलिसीज बना सकते हैं जिनसे हम ज़्यादा बच्चे पब्लिक स्कूल अटेंड करें. इसी तरह क्या पॉलिसीज हो सकती हैं जो कि टीचर्स का प्रोफेशन रेगुलेट करें, यानी टीचर्स को सैलरी कितनी मिलती है, क्या ट्रेनिंग चाहिए होती है, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है टीचर बनने के लिए, all of that, right? So this is for people who either want to do sort of, at least Pakistan के context में, because after the Fulbright you come back to Pakistan. तो पाकिस्तान के context में it's for people जो research या think tanks के साथ काम करना चाहते हैं, specifically on policy related issues. The next one is human development and education. This is primarily for people, it could be for someone जिसका एक teaching background है और वो continue करना चाहते हैं teaching में, या educational psychology में interest है. Basically it's just about कि लोग बच्चे या adults, anyone, लोग, how do people learn, और उनकी जो sort of जो भी वो सीखते हैं उसके क्या different elements होते हैं. So and for example, you could think of things like how to improve children's reading skills in this, right? That which was part of my work. The next thing is learning design, innovation and technology. I think इसको पहले technology, innovation and education कहते थे, but basically ये ज़्यादा जो educational technology है so someone who's interested in that. So for example, you could be someone who has a computer science degree, but you are very interested in developing apps for children and for adults for learning. So this is probably a good program for you. So ये 4 आपको बेसिकली मेजर प्रोग्राम्स मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर ही आप थोड़ा स्पेशलाइज भी कर सकते हैं, राइट? सो वो उसके लिए यू हैव कॉन्सेंट्रेशंस, जो कि राइट साइड पे मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ. सो कॉन्सेंट्रेशंस आर आर्ट्स एंड लर्निंग, प्रीटी सिंपल, लाइक फॉर एग्जांपल, but लेकिन
पाकिस्तान के अंदर आई थिंक ये इतनी सिंपल नजर नहीं आती. सो आर्ट्स एंड लर्निंग फॉर एग्जांपल, मेरे जो कुछ क्लास फेलोज थे जो इस तरह का काम कर रहे होंगे, वो वुड बी के हाउ कैन वी क्रिएट आर्ट प्रोग्राम्स जिससे बच्चे जो हैं ऐसे बच्चे जो प्रिविलेज नहीं हैं उनको इंक्लूड कर सकें, स्कूल के बारे में ज़्यादा मोटिवेट कर सकें एक्सेट्रा. दिस अर्ली चाइल्डहुड जो कि होता है एजेस 3 to 8 roughly, also goes to 0 to 3 as well in some cases. तो मतलब छोटे बच्चों के लिए global international comparative education again is for people who want to think, like for example if you want to work with the World Bank or you want to work with UNICEF or something, in different contexts. तो वो आपके लिए फील्ड है. हायर एजुकेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक पाकिस्तान में I did, at least मेरा एक्सपीरियंस ये था कि at Harvard बहुत से लोग हायर एजुकेशन पढ़ रहे थे, but I didn't see a lot of Pakistanis interested in that there. So but it's basically about sort of university and college. Literacy और language जो है ये specifically it's about कि for example अगर उर्दू में की बात करें तो आप बच्चों को how do you ensure, या आप किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो उर्दू या कोई भी मकामी लैंग्वेज हो जाए कुछ भी, वो किस तरह सीख सकते हैं. So basically it allows you to do this. आप एक प्रोग्राम चूज करते हैं और आप उसके अंदर कंसंट्रेशन चूज कर लेते हैं. उसके साथ साथ आप इलेक्टिव्स भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का या बिजनेस स्कूल का कोई 1 या 2 कोर्स ले लें तो आप वो ले सकते हैं. that can be done. You have to manage it smartly. अच्छा, okay. अब this is important for people जो कि consider कर रहे हैं degree in education. I think I have 3 pieces of advice for you. Number 1 is develop a clear reason for wanting to pursue the field. जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि जब मैं शुरू में काम करना शुरू किया था and I started to think about a master's degree, तो मैंने डेवलपमेंट स्टडीज ये वो हर जगह अप्लाई किया and I wrote very good personal statements, at least good enough to get me into those programs, right? But even then my purpose wasn't clear कि मैं चाहती क्या हूँ और क्यों करना चाहती हूँ. तो आप अपने so this requires you to reflect a little bit. आप सोचें थोड़ा सा कि आप एजुकेशन में मास्टर्स क्यों करना चाह रहे हैं. और मतलब इसमें आपका 2-3 चीजें हैं जिनसे आप लोगों को आपको तो पता है कि अच्छा जी मैं बहुत पैशनेट हूँ एजुकेशन के बारे में, लेकिन जब आपने किसी को कन्विंस करना होता है, एंड दैट कन्विंसिंग इंक्लूड्स फुलब्राइट की जो लोग रिव्यू करते हैं एप्लीकेशन, वो फुलब्राइट का जो इंटरव्यू पैनल होता है उसको कन्विंस करना होता है, और आपने जो यूनिवर्सिटी होती है उसको कन्विंस करना होता है. सिर्फ फुलब्राइट के एक्चुअल पैनल, इंटरव्यू पैनल में आप फिजिकली उनके सामने होते हैं तो बोल सकते हैं. आई डोंट नो कोविड के बाद वो किस तरह हो रहा है, लेकिन बाकी सब में यू हैव टू राइट इट डाउन. And once you're writing it down, it has to be very clear कि आपका what is your motivation, and you can't just say कि जी मैं बहुत पैशनेट हूँ एजुकेशन के बारे में, क्योंकि हर कोई मतलब जो भी लिखेगा वो यही लिखेगा. So आप अपना प्रायर एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इवन एंड दैट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. मेरा कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, बट आई डिड एंड अप गेटिंग अ डिग्री इन एजुकेशन बिकॉज आई हैड सम वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन. लेकिन फॉर्मल हो या वॉलंटियरिंग बेस्ड भी हो, अगर आपने कुछ 3 या 4 साल कंसिस्टेंटली वॉलंटियर किया है, फॉर एग्जांपल आप एक समर कैंप रन करते हैं अपने इर्द गिर्द जो भी बच्चे हैं या इस तरह, या कहीं भी वॉलंटियर किया किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एजुकेशन में, तो वो आप लाइक दैट हैज टू डिफाइन कि आप ये क्यों कर रहे हैं. और डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरेस्ट भी इसी तरह होता है कि show the reader of your application कि आप कि your interest is not passing कि अच्छा ओ मैं एजुकेशन में इंटरेस्टेड हूँ. It's not like that. So you have to give very concrete examples कि what convinces the other person कि आप एजुकेशन में genuinely interested हैं. और एक्सप्लोर अ सब स्पेशलिटी नीश, ये मेरे लिए यूजफुल इसलिए रहा बिकॉज अक्सर ये होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु अप्लाई फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन पॉलिसी. इट्स लाइक अ वेरी ब्रॉड फील्ड, एंड अगर आपको वो इंटरेस्ट कर रही है तो दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट. आई थिंक फॉर मी हाउएवर बीइंग वेरी ट्रू टू माई सेल्फ, हो सकता है कि आप आज ना जाएं मास्टर्स के लिए, अगले साल ना जाएं, अगले साल ना जाएं, लेकिन एज लॉन्ग एज यू, अगर आप मतलब मास्टर्स के लिए तुक्के से चले, मतलब तुक्का नहीं बट लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट हैव अ क्लियर विजन और आप चले भी जाते हैं, so even then like it's not even if you go there, अगर आपकी डिग्री के एंड पे you have not learned a lot, that's then not useful. तो एक्सप्लोर करें एक सब स्पेशलिटी या नीश अपने लिए कि एजुकेशन के विद इन में किस चीज में sort of interested हूँ. So that's a good way to get your that's a good way to have your reason. The next thing is sort of thinking about why Hugsy, which is Harvard Graduate School of Education, is a good fit for you. ये एक्सप्लोर करने के लिए आई थिंक 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. वन इज कि आप जो Hugsy का जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, whether that's Twitter, whether that's Facebook और Instagram, they're very active there. आप उनको फॉलो करें तो वो आपको नेचुरली चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी कि फॉर एग्जाम्पल
कि दे हैव लाइक कि एक कोई किसी प्रोफेसर का वो काम आपको शोकेस करेंगे, यू विल गेट इंटरेस्टेड इन इट कि अच्छा ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई कैन प्रोबेबली डू दिस, या इससे लिंक कर सकता हूँ, सो यू विल स्टार्ट डेवलपिंग दोज इंटरेस्ट्स। इसी तरह प्रोफेसर्स और उनके काम के बारे में, दैट्स एन इजी थिंग टू डू इज उनकी वेबसाइट पे जाएं, फाइंड सम प्रोफेसर्स इन द फील्ड दैट यू सीम टू बी इंटरेस्टेड इन, एंड सीख के वो क्या काम कर रहे हैं। दैट्स अ गुड वे टू अंडरस्टैंड कि क्या हक्सी आपके लिए एक अच्छी फिट है भी या नहीं। इसी तरह साइन अप टू न्यूज़लेटर एंड ओपन हाउसेस, ये लोग काफी करते हैं, वेबसाइट पे जाएं, यू कैन गिव योर ईमेल और आपको न्यूज़लेटर हर महीने आता रहेगा जिसमें वो बताएंगे कि अच्छा दिस इज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू एंड दिस इज व्हाट वी आर अप टू, तो इट विल बी रियली गुड दैट वे। एंड द थर्ड वन आई थिंक जिसके ऊपर अभी आप लोग काफी ज्यादा फोकस कर रहे होंगे फॉर पीपल हु हैव नॉट येट अप्लाइड, इज गेट द डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर। तो आई नो GRE इज प्रोबेबली द वन थिंग जिसके बारे में हम सारे काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। I have better news in the next slide so you can see, but I know कि कोविड की वजह से GRE restrictions कुछ relax हुई थी, so keep in touch with USEFP and Education USA to see कि आपको क्या specific requirements हैं। इसी तरह जो February में अब announce होगी आपकी अगली Fulbright scholarship, तो you should be like make a quick checklist, आपके पास time काफी होता है, so if it gets announced in February and it closes in May, you still have a good 3-4 months to develop an application. Don't wait till the last day, और I know बहुत चीजें आ जाती हैं, but आखिरी हफ्ते तक इंतजार ना करें अपनी एप्लीकेशन को डालने के लिए। Start working on it and develop a plan and work every week towards that plan. Recommendations, again, it's an important thing. एंड आई थिंक अगेन आपको जब एप्लीकेशन अनाउंस होगी उसमें लिखा होगा कि अगर आपका X years ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको इतनी रिकमेंडेशन सिर्फ एकेडमिक चाहिए या किस तरह की चाहिए। अगेन रीच आउट, अगर आपकी फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल तो थोड़ी रिलेटिवली आसान इस सेंस में होती है कि इफ यू आर वर्किंग देयर तो आप किसी अपने सीनियर को मतलब किसी सीनियर नहीं, सीनियर who's well versed with your work, आप उसको कह देते हैं कि मेरे प्लीज रिकमेंडेशन लिखते हैं। लेकिन प्रोफेसर्स, अगर स्पेशली फॉर मी, जिस तरह मैं 2013 में ग्रेजुएट की थी, 2017 में I was applying, तो obviously 4 years later it's hard for people to remember कि आप कौन हैं, because उन्होंने इतने बच्चे देख लिए होते हैं। So if you don't have that good one-on-one relationship with the teacher where you regularly checked in with them and you told them what you were up to, I would suggest कि आप अपना एक छोटा सा प्रोफाइल बना लें जिसके अंदर आप कहेंगे अच्छा आप टीचर X, आपसे मैंने ये कोर्सेज लिए थे, ये मेरा उसमें ग्रेड था, here is an example of some assignment or something that I did जो आपके कोर्स के लिए किया था, और उसके बाद also tell them कि मैं अब क्या कर रहा हूँ और why I want to apply for this degree, etc. That helps them write a good recommendation letter for you. In some cases they will ask you कि आप एक first draft बना दें अपनी recommendation letter का, उसके अंदर प्लीज डोंट ट्राई टू बी लाइक, अगर आपको ही वो कह रहे हैं कि आप लिख के दें तो दैट्स ओके, लेकिन प्लीज डोंट ट्राई टू मेक इट साउंड लाइक आप सबसे यू आर द बेस्ट एट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो प्लीज कीप इट टेम्पर्ड, बिकॉज यूनिवर्सिटीज हर रोज नहीं तो हर एडमिशन साइकिल में हजारों एप्लीकेशंस देखते हैं और हजारों रिकमेंडेशन लेटर्स देखते हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर समवन टू पॉइंट आउट कि ये वाला जो है ना ये बहुत ज्यादा ओवरली अप्रिशिएटिव है किसी बंदे का, एंड इट साउंड्स अ लिटिल ऑफ, तो थोड़ा सा उसको टेम्पर्ड रखें। पर्सनल स्टेटमेंट और स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव्स, अगेन इनका लिंक जो है ना वो जो ऊपर वाली 2 बुलेट्स हैं उनके साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर तो आपके पास एक क्लियर रीजन है और आपको ये पता है कि हजी आपके लिए एक अच्छी फिट क्यों है, तो फिर यू विल बी एबल टू राइट दीज वेरी वेरी वेल, वेरी वेरी स्ट्रांगली कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी, मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी के साथ, और अगले 10 साल का या फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लॉन्ग टर्म गोल और ये हक्सी उस गोल में इस तरह फिट होता है, इट्स इजी टू डू। Okay, so very quickly कुछ demographics मैं आपके साथ share कर दूँ। Usually, so this is from मेरा ख्याल है मेरे साल की cohort की stats ही हैं कि मेरे साथ जो cohort था उसमें 75% female and 25% male. Largely, that's only because a lot of women turn to education or teaching as a field. That's my understanding. लेकिन ऐसा नहीं था कि there were very few men in the classes. There were a lot, but an overwhelming majority was female. So it's good news for all the women who want to apply from Pakistan. 25% international students थे. This can get challenging and tricky sometimes. क्योंकि अगर तो आप एक ऐसी डिग्री या कोहॉर्ट में हैं, अभी ये थोड़ा सा चेंज हो गया है एंड दैट अलाउज इट, बट जिस साल मैंने किया था मास्टर्स, तो जो इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाली डिग्री थी उसके अंदर बहुत से लोग थे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, तो वो पूरा कोहॉर्ट कोई 100 लोग जो थे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। लेकिन जिस तरह मेरा कोहॉर्ट जो था लर्निंग एंड टीचिंग, वो मोस्टली वाज मेड अप ऑफ teachers from America who had spent 2 or 3 years teaching and were now, sort of now wanted to get a master's degree to advance their skills or something.
तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि अगर आप एक इस तरह की डिग्री या वो कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे जो कि बहुत कॉमन नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, तो आप थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करेंगे, या फिर आपको ज़्यादा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन द क्लासरूम, बिकॉज आसपास जो डिस्कशन होती है वो बहुत एग्जाम्पल्स बहुत अमेरिका बेस्ड होंगी, तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ड्रॉ आउट योर एग्जाम्पल्स एंड लिंक देम so that you don't get disengaged. On average, the ages were between 25 and 30, but this ranged from the youngest people were 20 and the oldest was 60 years old. So lots of people who had been career principals who had come in. 3 या 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस था ऑन एवरेज, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज थे, यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री की और अब आ गए हैं मास्टर्स करने एजुकेशन में. रेयर थे, लेकिन अगेन दे हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेबल इंटरेस्ट कि जी मैं अभी मैंने 4 साल एजुकेशन की कंप्लीट की है, या तो मैंने बीएड किया है यानी बैचलर्स इन एजुकेशन किया है, तो तब इट वाज इजी फॉर देम टू कम इन. बट ऑल्सो, या फिर आप ये दिखा सकें कि मैं पिछले 4 साल एक एजुकेशन एनजीओ या एजुकेशन या स्कूल के साथ वॉलंटियर करता रहा हूँ कंसिस्टेंटली, तो फिर इट वाज इजी फॉर देम टू मेक द केस. अच्छा, GRE averages. So it's contrary to what it seems like. So I know कि Harvard की like it sounds like कि अच्छा बहुत ज़्यादा वो high cutoffs और होते हैं. For example, business school के cutoffs थोड़े GRE के quant वाले ज़्यादा होते हैं. लेकिन for example अब यहाँ अगर आप देखें तो typical GRE averages जो हमारी cohort की थी वो ये थी कि 80th percentile था verbal में, 60th percentile था quant में, यानी verbal के ऊपर थोड़ा ज़्यादा emphasis तो नहीं, but on average people who went there were scoring higher. And 4.5 analytical score. लेकिन जो सबसे important है जो मैंने नीचे बोर्ड में किया हुआ है वो है they make a strong case based on their interest and professional experience. अगर आपका GRE score, let's say you're the 70th percentile on verbal and the 50th percentile on quant, but despite that you can make a very strong case कि why do I deserve a place at Harvard, at the education school, or at any other school for that matter. That will take precedence. So usually like ये सिर्फ इस तरह के कट ऑफ्स नहीं होते, ये सिर्फ इसलिए होता है कि अच्छा जस्ट टू सी के इनकी जनरल लैंग्वेज या मैथमेटिकल एबिलिटी कैसी है, लेकिन दैट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर. योर डिसाइडिंग फैक्टर इफ एनीथिंग फॉर मी इज के आप कितना स्ट्रॉन्ग एक केस बना सकते हैं कि मैं आई शुड बी इन दिस प्रोग्राम एंड आई विल बेनिफिट दिस प्रोग्राम. अच्छा, so I know that there's some of you who might already have been placed, yeah, might not be. लेकिन चलें, I'll just quickly go over this and let it go to questions in case there are any. Housing, अगर तो आप मतलब housing के लिए basically there's a lot of great places around Cambridge, और Cambridge के साथ ही जो neighborhood or town है, that's Somerville, which is again 20-minute walk from campus. वो बहुत अच्छी हैं. You can evaluate your preferences कि आपने Muslim household में रहना है या mixed household में रहना है, religious number of people कैसे हो, gender, right? You can ask for help from other people जो already वहाँ रह रहे हैं. Facebook पे काफी groups वगैरह होते हैं Harvard Housing के नाम से, या Cambridge and Somerville Muslim Housing, for example. For me, because मेरी preference थी I wanted to be in a Muslim all-girl household. तो इस तरह क्लोथिंग मतलब बॉस्टन जो इट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट, जहाँ की न्यू इंग्लैंड विंटर्स को कहा जाता है कि बहुत ठंडी होती है. And yes, I was very scared of that, but it honestly, if you have a good jacket and boots, you are fine. It will not, and you can get those on sales. पाकिस्तान से अगर आप सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा लेके जाएंगे तो मेरा ख्याल से मैंने usually notice किया था कि वो वहाँ पाकिस्तान वाले नहीं चल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ठंड नहीं होती है. So you'll figure it out immediately जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो उस टाइम पे hopefully इतनी ठंड नहीं होगी. You can get around the city multiple ways. Walking is the most preferred. It's a walking town. I enjoyed that a lot. Mosam throughout, apart from the सर्दियाँ बहुत अच्छा होता है, so you can walk around very easily. Bike, bus, and then there's also the underground rail, which is called the T. About food, मेरी preference obviously, I required कि मुझे कुछ halal options मिल जाएं. तो खाने के लिए इतने जगह नहीं थी, but obviously when you're on a budget तो आप ज़्यादा खुद ही you cook yourself. तो उसके लिए it's doable, it's very good, and you can find some halal meat sections as well in big supermarkets. And if you are already sort of you have been placed at Huggsy or you're going to Huggsy, then एक summer में ये courses कराते हैं कुछ online which are called foundation courses. I would really recommend taking them. I did not take them, and which is why I had to take them when I got there, and I struggled. कोई mandatory नहीं होते वो, लेकिन they allow you to build a shared understanding of a lot of concepts जो कि आपकी class में बार-बार refer होंगे. And you can take courses from other schools as well. It's fine.
The final thing which I really like about Huxley is that there's a lot of support for mental health, community, and spiritual well-being. So, for example, I think the first week we landed there or something. So Harvard has its own religious, associations as well. जैसे अब हर जुमे को एक लोअल हॉल था जहाँ जुमे की नमाज होती थी and everything. So and obviously there's a Christian service as well. Memorial Church बहुत खूबसूरत है, वहाँ होती है. And there are so sort of there's like so pastors या फिर religious representatives most major religions के वहाँ हैं, so you can actually tap on that. और mental health वगैरह का ये है कि you can actually access therapy वगैरह if you're having a difficult time adjusting in Harvard and adjusting in life away from Pakistan. So absolutely, and these mental health resources ये आपको across the US काफी universities में मिलेंगे. So it's very useful to tap into these resources. And I know I have about 2 to 3 minutes to wrap up, so I'll just let you know the good stuff about Boston, जहाँ that's the main city जहाँ Harvard है. Cambridge जो town है जिसके अंदर Harvard situated है बहुत अच्छा है. Like it's a very safe place. You don't feel it's a very safe place. Students हैं mostly, faculty है. People will be walking around, and it'll just be a very cozy, quiet place. And there's a Charles River जो बीच में से flow करता है. It's not as beautiful as the rivers up north in Pakistan, लेकिन you can still go kayaking and boating on it during the season. And then there's Howard Square, which is of course amazing. Boston में Boston Harbor है, यानी जो आपका I'm going to okay. So it's right next to the ocean, and वहाँ आपकी कुछ अक्सर community activities बहुत ज़्यादा होती हैं. So free cruises वो आपको करवा देंगे. And you can sign up for them and show up, and it's fun. So you can do all of these things on a budget. Boston Commons है, that's a huge park in the middle of downtown, बहुत प्यारा है. Again, activities वहाँ भी होती हैं. History बहुत है. अगर आप sports fan हैं तो वहाँ Boston Red Sox, Boston Bruins, Harvard और Yale की football game ये भी है. Museums or public libraries. All of these places are really, really nice in Boston. और travel जो है, at least for me, what I did was कि during the winter break, we traveled to we were on the East Coast, यानी Boston, so we traveled to the West Coast. हम San Francisco से Los Angeles तक हमने पूरा West Coast देखी. So it was very nice, and you can do all of these things on a student budget. कि आप जब मतलब अपना सिर्फ जो आपको stipend मिलता है उसको थोड़ा सोच समझ के spend करें, extra चीजों पे मत लगाएं और save करते रहें थोड़ा-थोड़ा अपने trip के लिए. Trips के लिए. तो Fulbright भी वैसे आपको seminars और conferences जो कराता है उस पे you'll be able to see a lot of other nice places around the US, so which will be nice. Or some people in my cohort did international travel. I did not. Some people went to Mexico and other places and stuff. मैं नहीं गई personally, लेकिन I know, for example, it is possible. And I think now I'm going to just stop and let you answer, sort of let